उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 26 अप्रैल 1986 रात 1:23 पर सोवियत यूनियन में चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर रिएक्टर नंबर 4 आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। रिएक्टर के ऊपर लगी लिड हिलने लगती है और इस पावर प्लांट की पूरी बिल्डिंग में उसके शॉक वेव्स दिखाई देते हैं। वहां मौजूद तमाम वर्कर्स समझ जाते हैं कि ये रिएक्टर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हो चुका है और इसे बंद करना पड़ेगा। चुनांचे इनमें से एक वर्कर फौरन इमरजेंसी शटडाउन का बटन दबाता है, ये उम्मीद करते हुए कि इस तरह कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर चली जाएंगी और रिएक्शन रुक जाएगा। लेकिन अफसोस के ऐसा नहीं होता और बटन दबाते ही एक भयानक धमाका हो जाता है। इतना बड़ा धमाका कि इससे पूरा रिएक्टर आग की लपेट में आ जाता है, जिसके नतीजे में शदीद किस्म की जानलेवा रेडियो एक्टिव मटेरियल इस आग की मदद से हवा में शामिल हो जाते हैं और इतनी तादाद में न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज होती है कि जिससे आधी दुनिया मुतासिर हो जाती है। इसलिए इस न्यूक्लियर धमाके को दुनिया का बदतरीन धमाका माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से हवा में फैलने वाली रेडिएशन का असर न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि स्पेन से लेकर स्वीडन और पूरे यूरोप में नजर आता है। यूनाइटेड किंगडम यूके में इसकी वजह से रेडियो एक्टिव बारिश देखने को मिलती है और घास पर गिरने वाली रेडियो एक्टिव डस्ट गाय खाती है और उस गाय के दूध में रेडिएशन की मिकदार ज्यादा होने की वजह से हजारों बच्चों को थायराइड कैंसर हो जाता है। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कायनात का सबसे बड़ा न्यूक्लियर धमाका आखिर कैसे हुआ, वो क्या वजूहात थी जो कि एक पावर प्लांट की तबाही का बायस बनी और दुनिया पर इसके क्या असरात मुरत्तब हुए। हम आपको बताते चलें कि सोवियत यूनियन ने दूसरी जंग अजीम के बाद न्यूक्लियर पावर में बेहद पैसा इन्वेस्ट किया। कई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए, जिनमें से एक चेर्नोबिल प्लांट भी था। इस पावर प्लांट का ऑफिशियल नाम व्लादिमीर लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जिसे 1970 के आगाज में बनाया गया था। इस पावर प्लांट में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए गए थे और पहले 2 रिएक्टर्स का ऑपरेशन 1977 में शुरू हुआ, तीसरे का 1981 में और चौथे का 1983 में। दोस्तों, दरअसल पावर प्लांट्स का बुनियादी मकसद बिजली पैदा करना होता है। चुनांचे यहाँ मौजूद हर रिएक्टर 1000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। ये चारों रिएक्टर एक साथ पूरे यूक्रेन की 10% बिजली की सप्लाई मुहैया कर सकते थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रिएक्टर्स कितने पावरफुल थे। अब इस भयानक तबाही की बात की जाए तो पता चलता है कि ये मामला रिएक्टर नंबर 4 के साथ पेश आया था, जहां एक रूटीन का सेफ्टी टेस्ट चल रहा था। लेकिन असल में उस दिन हुआ क्या था, ये समझने के लिए पहले आपको रिएक्टर के काम करने का तरीका समझाते चले। होता यूं है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एनर्जी के लिए स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है और उस स्टीम को न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए पैदा किया जाता है। इस न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से पानी हीट अप हो जाता है। यही पानी कूलेंट का काम भी करता है। रिएक्टर के इर्द गिर्द ओवर हीटिंग रोकने के लिए पानी की सप्लाई की मुसलसल जरूरत होती है और चेर्नोबिल पावर प्लांट में पानी की ये सप्लाई एक मैन मेड वाटर रिजर्व से ली जाती थी। पानी की मुस्तकिल सप्लाई के लिए जरूरी था कि वाटर पंप्स जो पानी को पाइप्स में पुश कर रहे हैं वो हमेशा चलते रहें और बिजली एक लम्हे के लिए भी न जाए। इसके लिए चेर्नोबिल प्लांट्स में कुछ बैकअप डीजल जनरेटर्स थे जो हमेशा इन पंप्स को बिजली मुहैया करते थे। लेकिन बिजली जाने के बाद इन जनरेटर्स को चलाने में 1 से 2 मिनट का वक्त लगता था। इन 1 से 2 मिनट के लिए भी एक ऐसा जरिया चाहिए था जिससे ये रिएक्टर्स मुसलसल चलते रहें। चुनांचे चेर्नोबिल रिएक्टर को बनाने वालों ने वाजे किया कि ये जो 1-2 मिनट के लिए बिजली चाहिए होगी, ये दरअसल इसी न्यूक्लियर रिएक्टर से ही बनाई जा सकती। बिजली जाने के बाद जब रिएक्टर शट डाउन हो जाएगा, उस वक्त भी कुछ स्टीम बाकी होगी और वाटर पंप्स को 1-2 मिनट चलाने के लिए इतनी स्टीम काफी होगी। तो दोस्तों, 26 अप्रैल की रात को इसी बात का तजुर्बा किया जा रहा था कि अगर बिजली चली जाती है तो क्या बाकी बच जाने वाले स्टीम की मदद से टरबाइन्स इतनी बिजली पैदा कर पाएंगी जिनकी वजह से वाटर पंप्स को पावर दी जा सके। ये तजुर्बा पहले भी किया गया था, लेकिन रिएक्टर नंबर 4 पर यह टेस्ट कभी भी कामयाब नहीं हुआ। वर्कर्स को उम्मीद थी कि आज रात ये तजुर्बा जरूर कामयाब होगा। चुनांचे 25 अप्रैल रात 11:10 पर इन्होंने इस तजुर्बे की तैयारी शुरू कर दी, जहां ग्रेफाइट को मॉडरेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था। चेर्नोबिल पावर प्लांट पर होने वाली तबाही के असरात हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम से भी कहीं ज्यादा तबाहकुन थे, जिसकी एक जीती जागती मिसाल ये है कि चेर्नोबिल पावर प्लांट वाले एरिया को आज भी डिजास्टर जोन कहा जाता है और ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां लोगों का जाना आज इतने सालों के बाद भी ममनू है।
जबकि हिरोशिमा और नागासाकी दो ऐसे शहर हैं जहां बेशुमार लोग रहते हैं और इन एरियाज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई। तो दोस्तों 26 अप्रैल की उस रात जब वर्कर्स ये तजुर्बा करने जा रहे थे तो उन्हें ये काम दिया गया था कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो 1000 मेगावाट्स बिजली पैदा हो रही है, इस पावर को कम करके 700 मेगावाट्स तक लाया जाए। लेकिन जैसे ही वर्कर्स ने कंट्रोल रॉड्स को इंसर्ट किया, ये पावर अंदाजे से भी ज्यादा कम होकर 300 मेगावाट्स तक चली गई। फौरी तौर पर वर्कर्स की समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे वजह यह थी कि उस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान ज़ीनून नामी एक बाई प्रोडक्ट बनता था जो कि न्यूट्रॉन्स को बहुत ज्यादा तादाद में जज्ब कर रहा था, जिसकी वजह से बिजली बहुत कम पैदा हो रही थी। इस मसले को हल करने के लिए उस वक्त के शिफ्ट सुपरवाइजर मिस्टर एंटोली ने वर्कर्स को ऑर्डर किया कि कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकाल दिया जाए ताकि रिएक्शन थोड़ा स्पीड अप हो जाए। उस रिएक्टर में करीबन 211 कंट्रोल रॉड्स इस्तेमाल होती हैं और शिफ्ट इंचार्ज के ऑर्डर के बाद सारी रॉड्स बाहर निकाल दी गई और सिर्फ 8 कंट्रोल रॉड अंदर बच गई। ये ऑर्डर बुनियादी तौर पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि इनकी रूल्स बुक में लिखा गया था कि किसी भी हालत में 15 से कम कंट्रोल रॉड नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 8 कंट्रोल रॉड थी, जिसकी वजह से पावर आउटपुट तेजी से बढ़ गया और जो थोड़ा बहुत पानी रिएक्टर के कोर में मौजूद था वो अचानक से स्टीम में बदल गया, जिसका मतलब ये था कि पानी जिसकी जरूरत मुस्तकिल इस रिएक्टर को रहती है, इसकी मिकदार तेजी से कम होने लग गई। स्टीम भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और इस पूरे कंटेनमेंट स्ट्रक्चर्स की लिड भी तेजी से हिलने लगी। पूरी इमारत अचानक से शॉक वेव्स की जद में आ गई। वर्कर्स को समझ आया कि इन्हें अब इमरजेंसी स्टॉप का बटन दबाना पड़ेगा। 1:23 का वक्त था। इमरजेंसी बटन को दबाने का मतलब था कि उस रिएक्शन को फिर से स्लो डाउन करने के लिए कंट्रोल रॉड्स को दोबारा से रिएक्टर के अंदर डाला जाए। देखने में ये एक बिल्कुल सही और लॉजिकल स्टेप था कि रिएक्शन को वापस उसकी स्पीड पर डाल दिया जाए। रिएक्टर पावर जनरेशन 33,000 मेगावाट्स तक पहुंच गई। ये पहला धमाका इमरजेंसी बटन दबाने के 6 से 7 सेकंड के बाद हुआ था। इस धमाके की वजह से रिएक्टर का कोर तेजी से मेल्ट होने लगा। 2 से 3 सेकंड बाद एक और इससे भी ज्यादा पावरफुल धमाका हुआ, जिसने इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर लगी हजारों टन की लिड को हवा में उड़ा दिया। पूरे माहौल में रेडियो एक्टिव मटेरियल फैलने लगा। दूसरे धमाके की वजह बताई जाती है कि जो ग्रेफाइट रिएक्टर मौजूद था वो भी आग से जलने लग गया। उस धमाके के नतीजे में 2 लोग तो फौरी तौर पर मारे गए। 100 से ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और कम से कम 5% यूरेनियम फिजा को आलूदा करने लगा। 1:26 पर फायर अलार्म बजना शुरू हो गया और फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच गए। शुरू में फायर फाइटर्स को कोई आइडिया ही नहीं था कि असल में हुआ क्या है। वो जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि नॉर्मल आग लगी है, चुनांचे वो पानी से आग बुझाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो आग लगी थी ये ग्रेफाइट की आग थी और इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। इसे बुझाने में 10 से भी ज्यादा दिन लग गए। हेलीकॉप्टर्स को बुलाया गया कि वो आसमान से मट्टी और रेत जैसे एलिमेंट्स को गिराएं। ये वो एलिमेंट्स हैं जो रेडिएशन के फैलाव को कम कर सकते हैं, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि हेलीकॉप्टर को इस पर सारा सामान गिराने के लिए इस आग के ऊपर आना पड़ता, जो कि बहुत ही खतरनाक काम था। एक हेलीकॉप्टर तो इसकी वजह से क्रैश भी कर गया, जिसकी वजह से 4 लोग मारे गए। जो फायर फाइटर्स आग बुझाने आए थे, घर जाने के बाद इन्हें वोमिट की शिकायत हुई, जो कि रेडिएशन सिकनेस का सिम्टम था। दोस्तों, रेडिएशन के बारे में कहा जाता है कि जितना शदीद इसका सामना होगा उतना ही ज्यादा ये इंसान के लिए जानलेवा होगा। चुनांचे उन फायर फाइटर्स में से करीबन 28 लोगों की कुछ ही महीनों में मौत वाक़ई हो गई। वो लोग जिन्हें इस रेडिएशन का सामना थोड़ा कम करना पड़ा, वो 1 से 2 साल तक ही जी पाए। कई लोगों में 10 साल बाद तक भी कैंसर जैसे अमराज जाहिर होते रहे। इसके बाद फैसला किया गया कि इस पावर स्टेशन को डिसमेंटल कर दिया जाएगा और ये प्रोसेस अभी भी जारी है और उम्मीद की जा रही है कि 2028 तक ये प्रोसेस खत्म होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।